लेवल एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। ये आपने पके पके करके याद रखने। ये थ्रू आउट द मेरे बच्चा सिलेबस आपके काम आएंगे कि 3 लेवल्स हुआ करेंगे। एक हम होता है हमारा जो टॉप मैनेजमेंट जहाँ पे बैठी होती है, उस टॉप मैनेजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल। कौन सा लेवल बोलते हैं उसके लिए? स्ट्रेटेजिक लेवल। और उसके बाद मेरे बच्चे देखो, जितनी कंपनीज की स्ट्रेटजीज होती हैं, जहां पे भी लफ्ज आएगा ना कि बिजनेस के लिए कोई स्ट्रेटजी बनानी है, पक्की बात है वो कौन बनाता होगा? स्ट्रेटजी के लेवल। क्योंकि ये स्ट्रेटजीज बनाना काम ही किनका है? स्ट्रेटजी के लेवल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसका क्या काम है। तो ये याद रखिएगा, जब भी लफ्ज आएगा स्ट्रेटजीज बनानी है, तो कौन सा लेवल बना रहा होगा? टॉप लेवल। और यहाँ पे होते कौन से हैं? कंपनी के बड़े। और बड़े कौन से हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, यानी कि इस तरह के जो लोग हैं, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कह लो, सीएफओ, कुछ इस तरह के जो बड़े लोग हैं, ये यहाँ पे होते हैं मेरे बच्चे। उसके बाद इनके अंडर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, जिसको हम मिडिल मैनेजमेंट कहते हैं। ये मिडिल मैनेजमेंट होती है मेरे बच्चे। इसको हम टेक्निकल लेवल भी कहते हैं। कौन सा लेवल? टेक्निकल लेवल भी कहते हैं मेरे बच्चे। ये सारे अल्फाज आ जाएंगे, आपको कोई लिखने की उस तरह की जरूरत नहीं, बस समझ लो इसको। क्योंकि ये सारा हमने बनाना भी आगे। तो ये मेरे बच्चे हमारा मिडिल लेवल होगा, या मिडिल लेवल कह लो, या टेक्निकल लेवल। ये यहाँ पे मैनेजरियल लेवल भी कह सकते हो इसको। यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं मेरे बच्चे, ये मैनेजमेंट लेवल है। यहाँ पे और डिपार्टमेंट्स के जो बड़े हैं, जो डिपार्टमेंट्स के हेड है मेरे बच्चे, वो बैठे होते हैं। क्योंकि ये जो भी फैसला करते हैं, वो फैसला सीधा वर्कर्स को जाके नहीं बता रहे होते कि भाई आपने ये काम करना है। जो भी स्ट्रेटेजी के लेवल कोई फैसला करता है, वो किनको बताया जाता है? वो मिडिल मैनेजमेंट को बताया जाता है। फिर मिडिल मैनेजमेंट मेरे बच्चे उसको आगे कम्युनिकेट कर रही होती है वर्कर्स तक। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे ये हमारी मिडिल मैनेजमेंट, इसको चाहे टेक्निकल लेवल कह लो। और उसके बाद मेरे बच्चे हमारी आखिरी मैनेजमेंट की लेवल आता है, उसको कहते हैं ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यानी कि वो जो ऑपरेशंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं। लेकिन सर ये तो आपने अभी डिस्कस किया कि मैनेजमेंट के लेवल से, तो मैनेजमेंट के लेवल में तो मैनेजर ही होने चाहिए, वर्कर्स तो नहीं होने चाहिए। तो ये ऑपरेशनल लेवल के अंदर क्या वर्कर्स होंगे? नहीं नहीं, वर्कर नहीं होंगे। यहाँ पे वर्कर्स के ऊपर काम करने वाले, जो खुद काम करते भी हैं और वर्कर से करवाते भी हैं, जिसके लफज सुपरवाइजर वगैरह के लफज बोलते हैं ना, सुपरवाइजर टाइप के लोग। यहाँ पे मेरे बच्चा सुपरवाइजर टाइप के लोग होंगे, जो खुद काम करते भी हैं और लोगों से करवाते भी हैं। तो ये मेरे बच्चे हमारे 3 लेवल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। स्ट्रेटेजिकल, या इसको कह लो टॉप लेवल मैनेजमेंट, टेक्निकल और ऑपरेशनल। तो इनको 3 अल्फाजों को याद रखना है। और स्ट्रेटजी जब भी यहाँ पे, क्योंकि आगे ये चीजें हमने पढ़नी है, तो जब भी स्ट्रेटजीज वगैरह बनाने की बात हो रही होगी, तो वो हमेशा कौन सा लेवल कर रहा होगा? टॉप लेवल। और मिडिल मैनेजमेंट में कौन होते हैं बोला? मैनेजर्स। और ऑपरेशनल लेवल में कौन होते हैं बोला? सुपरवाइजर। टॉप लेवल में कौन होते हैं बोला? डायरेक्टर्स, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीईओ, कुछ इस तरह के अल्फाज। ये मेरा ख्याल है कि ये बातें याद रखेंगे आप। ले बेटा, आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट कुछ अल्फाज पढ़ने, जिसमें विजन होगा, मिशन होगा, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, इस तरह की चीजें। तो मेरे से देखिएगा, हर ऑर्गेनाइजेशन बगैर मकसद के नहीं बनती। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हो, लाजमी तौर पे उसका मकसद होगा। अगर आप कहें कि सर फलानी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसका मकसद ही कौन नहीं, सारा दिन वेले बैठ के सिगरेट पीते हैं, वो भी तो मकसद है? ये थोड़ी है कि मेरे से वो मकसद नहीं है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई मकसद ना हो। तो मेरे से हमने क्या अभी डिस्कस किया कि हर ऑर्गेनाइजेशन का लाजमी तौर पे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई पर्पस होता है जिसके लिए वो बनती है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस मकसद के लिए बनी होती है, उस मकसद को मिशन कहते हैं मेरे बच्चे। उस मकसद को क्या कहेंगे? मिशन कहेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे बाकी इनको डिटेल में। जैसे मान लो कि अगर हम अपनी बात करें, सीएफई की बात करें, तो सीएफई भी बगैर मकसद के नहीं बना मेरे बच्चे, इसका भी मकसद है। अब सर कोई बंदा पूछे कि सर सीएफई का मकसद क्या है, तो सीएफई का मकसद है क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, कि हमने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और हर एक की अफोर्ड में, जिनका अफोर्डेबिलिटी में भी हो। ये ना हो कि कोई उसको अफोर्ड ही ना कर सकता हो। तो ये हमारा मिशन है। तो जिस वजह से कोई इदारा बनता है, वो उसका मिशन कहलाता है। अब उसके बाद मेरे बच्चे, ये तो हो गया सर मिशन, कि जिस वजह से कोई इदारा, जिस मकसद को अचीव करने के लिए कोई इदारा बना है, तो वो उसका मान लो कि मिशन हो गया। लेकिन आगे फिर विजन क्या होगा? वो इदारा कुछ सालों के बाद अपने आप को जहां पे देख रहा हो, वो उसका विजन होता है मेरे बच्चे। जैसे आपका भी विजन होगा, है आज आपका एक मकसद है कि भाई पता चला कि सीए होता नहीं, ले हम करके दिखाते हैं, हम करके दिखाएंगे। उसमें डेफिनेटली मेरे बच्चे उसका पैसा कमाना भी मकसद है उसके अंदर, है एक करके दिखाना, एक चैलेंजिंग है। तो भैया ये नहीं कि होता नहीं, अल्लाह माफ करे, हजारों लोगों ने किया हुआ है। और हजारों लोग मजीद कर सकते थे, लेकिन उनके पास टाइम ही कौन है। मान लो कि सीए फाइनल में जाके कमा रहे हैं, मकसद उनका कमाना था। जब कोई बंदा कमाना शुरू कर दे, आपको पता है कि पढ़ने पढ़ाने वाला मामला इतना सौखा नहीं होता। कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, इतना सौखा होता तो सारे पढ़ जाते मेरे बच्चे। बथेरी वहां मान लो कि पाकिस्तान के अंदर तो शायद, जो अगर आप ये देखोगे, शायद कोई 70-80% जो लोग हैं वो अनपढ़ ही हैं तकरीबन। तो बड़े कम लोग पढ़े लिखे हैं।
तो खुद सोचें कि इतना सौखा काम नहीं, अगर इतना सौखा काम होता तो शायद सारी दुनिया बढ़ जाती। तो याद रखिएगा कि ये बड़ा औखा काम है। तो एक मकसद आपका ये पढ़ना भी है, यानी कि ये बता रहा था कि कई लोग हैं एसएससी फाइनलिस्ट जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, यानी कि लाखों में, और उनको लग रहा है कि आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो काम करना था। लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए मशक्कत चाहिए, जो मशक्कत के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो मेरे बच्चे, आप लोगों का मिशन होगा कोई ना कोई, जिस मिशन के लिए आपने सीए ज्वाइन किया, और आगे आप अपने आप को कहीं पे देख भी रहे होंगे 5-10 सालों के बाद, कि हम अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं। खुदा ना खासा नहीं सर, हम पीआरसी में देख रहे हैं, मेरे बच्चे अभी देख रहे हैं पीआरसी के अंदर है। और एक और चीज दिमाग में रखिएगा, अल्लाह माफ करे, इसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी होती है। ये नहीं कि आप यहीं पे अपने आप को 5-7 साल देखते रहें और आई के आप खुदा ना खासा डिस्क्वालीफाई कर दे, तो होता नहीं, लेकिन फिर भी चांसेस भी होते हैं। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, कुछ हो रखे हैं पहले भी, तो इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखना आपने। तो सीएफई का मिशन क्या है? क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें एट अफोर्डेबल कॉस्ट। अब विजन भी तो होगा ना कोई सर आपका। तो हम चाहते हैं कि आगे कुछ सालों के बाद इसी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ यूनिवर्सिटीज हों, कुछ हमारे कोई इंटरनेशनली हम इसको लेकर जाएं, नेशनल, पहले तो नेशनल कम से कम कवर हो, है कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी लेवल तक अपने आप को देख रहे होंगे। आज एक कॉलेज है, जस्ट समझाने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सर ख्वाब देखो अपने आप के हैं, तो क्या सोच रहे हैं। विजन है ना मेरे बच्चे, एक विजन तो यही होता है जो आपको दिखाई क्या दे रहा है? होता है ना, धुंध होती है? उस धुंध के अंदर आप कहीं दूर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जितना दूर कोई देख देख रहा होता है ना, ओए तुझे वो दिखाई दे रहा नहीं, देख मेरा विजन देख, है मुझे वो दिखाई दे रहा है। तो ये तो डिपेंड कर रहा होता है कि मेरे बच्चे, जिसका जितना ज्यादा विजन दूर का होगा, जितना क्लियर होगा मेरे बच्चे, उसको डेफिनेटली उस चीज का फायदा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन किसी मकसद के लिए बनती है, उस मकसद को क्या कहते हैं? मिशन। और वो मिशन उनको यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आने में मिशन मेरे बच्चे कारआमद होता है। और आगे वो फ्यूचर में जो भी जहां पे भी अपने आप को देख रही होती है, तो वहां तक जाने में उनकी कौन सी चीज मदद करेगी? उनका विजन। तो याद रखिए, ये दोनों क्लियर होने चाहिए, मिशन और विजन। अच्छा, ऑर्गेनाइज ये ना सोचिएगा सर ये तो फजूल बात है, ये कौन बंदा इस चीज के बारे में सोचे। अभी आप देखोगे लोग इस विजन और मिशन जस्ट दिमागों में होता है, और इसके ऊपर लोग लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाने के ऊपर, कि भाई हमारी एक मिशन स्टेटमेंट हो, हमारी एक विजन स्टेटमेंट हो। और विजन स्टेटमेंट क्या है? आज हम क्यों बने हैं। और विजन स्टेटमेंट क्या है? आगे फ्यूचर में हम अपने आप को कहां पे देख रहे हैं। इन दो स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, सिर्फ इन दो स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए। इनके फायदे अभी आपको पता चल जाएंगे, फायदे क्या है। खुदा ना खासा वैसे मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, क्योंकि ये 2-4 दिन पहले ये जाना हुआ शेख जायद हॉस्पिटल, तो वहां पे इमरजेंसी के बिल्कुल ऑपोजिट, तो शेख जायद हॉस्पिटल का, वहां पे बड़ा वाजे करके उन्होंने लिखा हुआ कि ये हमारा मिशन है और ये हमारा विजन है। तो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो लाजमी तौर पे मिशन विजन स्टेटमेंट, चलो एटलीस्ट कम से कम मिशन स्टेटमेंट तो हो, है चलो, अगर विजन नहीं तो मिशन तो हो एटलीस्ट। और होता भी है मेरे बच्चे, चाहे वो कोई लोग इसको रिकग्नाइज करके उसको लिख लेते हैं, कई लोग लिखते नहीं, लेकिन उनके दिमागों में होता है सारा कुछ, विजन भी होता है और मिशन भी होता है। किसी भी बंदे से, रेडी वाले से भी पूछ लीजिएगा, है कि भाई रेडी लगा के खड़े हो, कहता है कि कौन सर, अल्लाह ताला दुकान भी देगा इंशाल्लाह कभी, है। तो वो जब ये कह रहा था कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुकान भी देगा, शायद वो आपको अपना विजन बता रहा था कि मैं अपने आप को आगे कहाँ पे देख रहा हूँ। तो इसलिए मेरे बच्चे देखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसको क्या बोलते हैं? उसका मिशन। और ऑर्गेनाइजेशन जहां पे फ्यूचर में अपने आप को देख रही है उसको क्या बोलेंगे? अब मेरे बच्चे, इस मिशन से उठ के आपने विजन तक जाना है डेफिनेटली मेरे बच्चों को कोई ना कोई अप्रोच होगी, जिस अप्रोच को फॉलो करते हुए आप क्या कर रहे होंगे, कोई सीढ़ियां होंगी, कोई स्टेप्स होंगे, जिनको फॉलो करते हुए आप अपने मिशन से विजन तक जा रहे होंगे। अब मिशन से विजन तक जाने के लिए आपको कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तय करने पड़ेंगे कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव मेरे बच्चे। कुछ गोल्स होंगे आपके, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो इन्हीं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अब पढ़ेंगे हम। जैसे होता है ना कि हम नैरेटिव फॉर्म में कह देते हैं कि मान लो कि अगर आपने ये कह दिया कि अगले 2 साल के अंदर मैं कैफ क्वालिफाई करूँ, तो शायद ये आपका गोल है। आपका गोल क्या है कि अगले 2 साल में आपने कैफ क्वालिफाई करना। इसी गोल को अचीव करने के लिए आगे क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। देखो, एक हमारा मिशन विजन, जिस वजह से बने और कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं। और विजन तक जाने के लिए, आगे फ्यूचर में मजीद कामयाबियों के लिए आपको क्या बनाने पड़ते हैं? गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। और गोल्स क्या होते हैं? नैरेटिव फॉर्म के अंदर, कि भाई आगे करना क्या चाहते हो। फिर ऑब्जेक्टिव उसको मजीद स्पेसिफिक करते हैं कि भाई अगले 2 साल में मैंने कैफ क्वालिफाई करना है, लेकिन करना कैसे है। फिर आगे वो कहाँ पे तय करोगे? ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, कि उसको कैसे करना है। अब फिर इन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप मजीद मेरे बच्चे कुछ स्ट्रेटेजीज और प्लान बनाते हो। क्या करते हो? स्ट्रेटेजीज और प्लान बनाते हो। तो इस तरह करके हम इसको सारा डिस्कस करते जाएंगे, यानी कि 6 चीजें आपके सामने हैं, मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव और प्लान और स्ट्रेटजीज। तो ये मेरे बच्चे हमने डिस्कस करना है, तो जरा देखते जाइएगा इसको।
कहता है कि पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटेजिक रिव्यू, यानी कि वो लोग जो बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजिक रिव्यू करते हैं, तो स्ट्रेटेजिक रिव्यू करता कौन है? स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल क्या करता है? वो आगे फ्यूचर के मामला, जितने फ्यूचर के डिसीजंस होते हैं, कौन करता है? हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल। तो स्ट्रेटेजिक जो रिव्यू करेगा, यानी कि टॉप लेवल की जो थॉट है, समझ लो, उसके लिए लफ्ज क्या बोला जा रहा है? स्ट्रेटेजिक रिव्यू। कहता है कि पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक रिव्यू, मैनेजमेंट शुड ऑलवेज रिकंसिडर द पर्पस ऑफ द एंटिटी दैट दे मैनेज। यानी कि हमेशा हमने देखना है हमारा मकसद क्या है, अपने मकसद को नहीं कभी भी भूलना, और अगर भूल रहे हो तो दोबारा से मकसद के बारे में सोचें कि भाई मेरा मकसद क्या था। जैसे अभी आप लाहौर में आए हो, किसी मकसद के तहत आए हो, अगर खुदा ना खासा कहीं पे मकसद को भूल रहे हो तो दोबारा से अपने मकसद के ऊपर निगाह दौड़े कि भाई मैं किस मकसद के लिए लाहौर आया था, मेरे घर वाले किस मकसद के लिए सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, मेरे बाकी क्या खानदान में से, मेरी फैमिली में से क्या बाकी लोगों के ऊपर भी इतना खर्चा हो रहा है, या सिर्फ मेरे पर हो रहा है, और मेरे पर हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। तो मेरे उस मकसद को कभी ना भूलें। और अगर कहीं खुदा ना खासा थोड़ा बहुत इस तरह कोई दोस्त कह रहा है चल यार घूम फिर के आते हैं, तो साथ ही आपके दिमाग में आ जाएगा भाई मैं तो इस मकसद के लिए आया नहीं यहाँ पे, मेरा मकसद तो घूमना फिरना है ही नहीं है, मैं तो जिस मकसद के लिए आया हूँ मैं उस, अगर खुदा ना खासा कहीं गए और उसके बाद आपके कुछ घंटे जाया हुए, जब वापस आए और आप परेशान बैठे हो, इसका मतलब है आपके कम से कम सोचा तो है ना, है कि भाई मेरा इतना टाइम जाया हो गया, हम घूमने फिरने चलेंगे, और कम से कम यही हो जाता कि मैं कल का जो लेक्चर था वो रिवाइज कर लेता, लेकिन नहीं रिवाइज हुए, इसका मतलब क्या, मैंने अपने नुकसान किया, और ये तो मेरा काम ही नहीं था यहाँ पर। तो समझो कि आपने कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है कि खुदा ना खासा कि आप क्या कर रहे हो, इस चीज को सोच रहे हो और टाइम जाया नहीं कर रहे। खैर कहते हैं इट इज ट्राइंग टू, यानी कि आपने क्या करना है, आपने अपना पर्पस दिमाग में रखना है जिसको आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करती है, प्लानिंग प्रोसेस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी शुड बी डिसाइडेड विद द एम फुलफिलिंग द एंटिटीज पर्पस। यानी कि ये सारा कुछ बना कौन रहा होगा, कौन सोच रहा होगा, ये गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी सारा कौन बना रहा होगा? टॉप लेवल। और वो मकसद को दिमाग में रख के ही सारा कुछ तय होगा मेरे बच्चे। यानी कि कितने घंटे पढ़ना है, तो देखिए आपका मकसद क्या है, आपने सीए के पेपर पास करने हैं, कोई बीए सीए के पास नहीं करने। तो उस लिहाज से ही मेरे बच्चे आप अपनी सारी स्ट्रेटजीज बनाओगे, प्लान करोगे। एक मानो कि एक हॉस्टल के अंदर, एक रूम के अंदर कोई एमबीए वाला भी है, कोई सीसीए वाला भी है, कोई सीए वाला भी है, तीनों की अप्रोचेस डिफरेंट हो, है क्योंकि तीनों के मकसद डिफरेंट है मेरे बच्चे। कहता है कि बिजनेस एंटिटी शुड हैव ए हायरार्की ऑफ एम्स एंड प्लान्स। देखो मेरे बच्चे, अब मुझे बताओ क्या जिंदगी में सिर्फ आपका एक ही मकसद है कि सिर्फ सीए करना है? बड़े सारे मकसद हैं। उन मकसद में मान लो कि सीए करना भी है, उस सीए करने के बाद कोई अच्छी जॉब भी है, अच्छी जॉब के बाद अच्छा कमाना भी है, उसके बाद शायद कोई खुद का कारोबार भी है, उसके बाद अपनी कुछ एसेट्स बनाना मकसद भी है, और फिर उसके बाद एक शादी करना मकसद भी है। आपने क्या करना है, जितने भी आपके मकसद हो उनकी हायरार्की बना लेनी है, और हायरार्की में सबसे टॉप पर क्या होना चाहिए, जो सबसे अहम है उसको सबसे पहले, ये ना हो कि सबसे टॉप पे शादी रखी है, ऐसे बेशर्मी है, तो बाकी कौन करेगा? तो मेरे बच्चे क्या कहता है कि आपके कई मकसद हो सकते हैं लेकिन सारे मकसद इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, है यानी कि इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। माजरत के साथ मैं लफ्ज में सही कर रहा हूँ कि सारे के सारे मकसद इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, है उसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कोई उससे कम, कोई उससे कम। तो सबसे टॉप पे क्या रखना है आपने? सबसे इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद मेरे बच्चे क्या कहते हैं, इस तरह उसकी हायरार्की बना लो, और फिर हायरार्की के लिहाज से जैसे जैसे पूरे होते जा रहे हो आगे बढ़ते जाओ। कहते हैं कि बिजनेस एंटिटी शुड हैव ए हायरार्की ऑफ एम्स एंड प्लान्स, ए यूजफुल वे ऑफ प्रेजेंटिंग दिस इज शोन बिलो। यानी कि हम आपको इस तरह दिखा देते हैं कि विजन क्या है, फ्यूचर आउटलुक, यानी कि आप फ्यूचर में अपने आप को क्या देख रहे हो, ये आपका विजन है। और मिशन क्या है, ओवरऑल पर्पस, यानी कि जिस मकसद के लिए बने हैं आपका मकसद क्या है। और गोल्स क्या होते हैं, जनरल ओवरऑल एम्स, यानी कि जो अल्फाजों के अंदर हम बयान करते हैं ना, ये आगे हम ये काम करना चाहते हैं, जैसे करना तो आपका देखें, मकसद तो आपका सीए क्वालिफाई करना, लेकिन आगे मजीद में गोल्स और वो भी होंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। जैसा मैंने कहा कि आगे सीए तो है तो पूरे वो 5 साल का, तकरीबन 5.5 साल का मामला, लेकिन अगले 2 साल में आप क्या करना चाहते हो उसको, हाँ ये कैफ क्वालिफाई करना चाहते हो, ये नैरेटिव अल्फाज के अंदर अपने मकसद को बताना, इसको गोल्स कहते हैं। आगे मैं ये काम करना चाहता हूँ इतने अरसे के अंदर, फिर आगे उसको करोगे कैसे, मजीद स्पेसिफिक करोगे उसको कि भाई मैंने अगर 2 साल के अंदर कैफ क्वालिफाई करना है तो लाजमी तौर पे मुझे 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, पीआरसी पास करना होगा, और फिर आगे कम से कम 3 पेपर रख के मैं पास करता जा रहा हूँ, ताकि आगे 3 और उसके बाद 2 पेपर रह जाए और मैं उसको 1.5 साल में आसानी से पास कर लूँ। ये नहीं कि 2 पेपर रख के मैं 1.5 साल में कैफ क्वालिफाई कर लूँ। 8 पेपर है वो तो फिर पक्की बात है 2 साल लगेंगे उसके ऊपर कम से कम। ऐसे ही मेरा जैसे आप लोगों की पक्की बात है, हर सूरत आपने लाजमी तौर पर नवंबर में पेपर पास करने हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और अगर खुदा ना खासा किसी ने किसी की सुनी तो वो बेशरम तरीन होगा, है वो जहांगीर तरीन नहीं, वो बेशरम तरीन होगा मेरे बच्चे, है क्योंकि आप इस चीज की प्लान कर ही नहीं रहे, आप सोच ही नहीं रहे इस चीज के बारे में कि खुदा ना खासा अगर नवंबर में पेपर पास नहीं करते, नहीं नहीं सर नहीं होते, कौन सा हम दे तो जनी जागे नवंबर में 5 पेपर सर, खुदा का खौफ करो, ये 5 पेपर
हैं, मकसद देखो अपने, हैं, करने सी आए हो और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर से डर के बैठे हो, नहीं नहीं सर वो रूममेट ने कहा सर नहीं होते, उस बेशर्म से नहीं हुए होंगे। हैं, आप थोड़ी हो वो है, आप हो। हैं, और दोनों की औकात में बड़ा फर्क है मेरे बच्चे, और सोच में भी फर्क होना चाहिए। ये थोड़ी है कि मैं डराएंगे लोग, पांच नहीं होते भाई, पांच में है क्या, है खत्म कर देगा ICAP, इसीलिए इन पांच को तीन कर देगा, है, और इसीलिए कर देगा। लेकिन ये ना कि सर फिर उसी का वेट करेंगे, नहीं मेरे बच्चे इंशाल्लाह। अगर जो बच्चे, वो कितने थे बच्चे जिन्होंने सितंबर में पेपर, नहीं आप लोग तो हो ही नवंबर वाले ना, आप लोग तो हो ही, वो दूसरे मेरे दिमाग में दूसरे बैच आ रहा था। मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि ना दे, लेकिन जो दे सकता है तो फिर वो रिकॉर्डर ले ले। अगर कोई बच्चा, कोई जज्बाती बच्चा है जिसका रिजल्ट आया हुआ है, जिसका रिजल्ट आया हुआ वही दे सकता है। अगर तो रिजल्ट आया हुआ है, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट ही सितंबर में आना है, और सितंबर में रिजल्ट आएगा मेरे बच्चे, वो सितंबर में दे नहीं सकेंगे पेपर। लेकिन अगर किसी बच्चे का रिजल्ट आया हुआ पहले से, कोई है बच्चा जिसका पहले इंटर पास है, तो अगर जिसका इंटर पहले पास है ये करना चाहता हो तो एडमिशन ऑफिस में जाए और दो पेपर्स की उसकी रिकॉर्डिंग उसको मिल जाए, है? उसको कोई खुदा न खासा वो तंग नहीं करेंगे कॉलेज वाले, आपको आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। लेकिन अगर आप करना चाहते हो जैसे I2B और PRC1 जो है, तो ये दो पेपर्स को अगर कोई जज्बाती वो करना चाहे तो कर ले। लेकिन मेरा ख्याल है कोई 4-5 बच्चे हैं टोटल, वो भी आप सोच लीजिएगा। अगर करना चाहें कॉलेज आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ आपको यहाँ के पढ़ाना, पेपर पास करवाना है मेरे बच्चे, ये नहीं करेंगे खुदा ना खासा, नहीं नहीं मेरे बच्चे क्या करें मेरे बच्चे, यही मसला है ना मेरे बच्चे। फिर तो मेरा ख्याल है समर, तो आप नवंबर में ही देंगे, बस नवंबर के लिए पांचों तैयार रखनी। हमारी पिछली मीटिंग हुई है, इंशाल्लाह हम इसको बड़ा टाइमली आपका सिलेबस खत्म कर देंगे, पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स, हमारी तरफ से कमी नहीं होगी। क्या बेटा? ना ना मेरे बच्चे, हमारी मैं बता रहा हूँ, इन चीजों के बारे में क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको क्या लग रहा है खुदा ना खासा अगर हमने कोई डिस्कस किया, मीटिंग किया, हमने हवा में की होगी? है, हमने कोई बेशर्मी की है, मीटिंग की है, कोई बता रहे ना आपको, है? जब बता दिया तो मेरे बच्चे गौर करो उसको। परसों तो हमारी डिस्कशन हुई है सैटरडे को। अच्छा बताओ क्यों कौन पढ़ा था? बैठे हुए थे। क्यों अकाउंटिंग कौन पढ़ा था? बैठे हुए थे। I2B कौन पढ़ा था? बैठा हुआ था। है, तो मेरे बच्चे डिस्कस किया ना हमने। आज आप पूछिएगा उन्हीं टीचर से कि सर आप नवंबर अटेम्प्ट देंगे कि नहीं, क्योंकि सर तो कह के गए हैं कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया। बिल्कुल डिसाइड किया है, और आगे क्लासें आपकी 6 दिन हो जाएंगी, आप लग बदे जाएंगे आप। सर 12 घंटे क्लासेस होती हैं, फिर देखना क्लासेस कैसी होंगी इंशाल्लाह। गैप भी नहीं होगा, 6.5-7 घंटे बैठे पढ़ते रहो। क्या इंतजार खत्म हो गया मेरे बच्चे? चले वापस आए, मेरा ख्याल है कि पढ़े अभी। आपको शायद बताया था कि हमारी कैफ की क्लासेस ये खत्म हो जाएगी इस वीक के अंदर, है उसके बाद मेरे बच्चे आप ही हो, उससे खत्म हो गया कैफ, और आप ही हो। आप जब आप ही होंगे तो फिर लग पता जाएगा मेरे बच्चे। मैं कह रहा हूँ कि फिर खबरदार अगर किसी बच्चे ने कोई फीडबैक में इधर उधर लिखा, हमारी क्लासें पूरा वीक होती हैं, हमें कुछ जाने दिया जाए, मैंने घर जाना है, भेजेंगे घर आप लोगों को। क्या वापस आओ, ले बेटा। तो विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि आगे मजीद इन्हीं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या बनाई जाती हैं, स्ट्रेटजीज और प्लान है। स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, फिर उनको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं। तो कहता है कि डिटेल लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किए जाते हैं, कुछ अगले 6 महीने में, साल में क्या करना है आपने, वो स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रेटजिक एम्स कहलाते हैं मेरे बच्चे। फिर आगे उन्हीं को मेरे बच्चे इंप्लीमेंट करने के लिए हम किसको दे देते हैं, टेक्निकल मैनेजमेंट को। अभी हमने डिस्कस किया ना 3 लेवल है, स्ट्रेटजिक, टेक्निकल और ऑपरेशनल। तो जो फिर मेरे बच्चे, जाहिर बात है ये चीजें भी यही तय करते हैं, लेकिन स्ट्रेटजीज भी कौन बना रहा होगा, स्ट्रेटजिक लेवल। फिर वो तय करने के बाद मेरे बच्चे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए किनके सपुर्द कर दिया जाता है, टेक्निकल लेवल्स के पास, जो हमारी मैनेजमेंट लेवल्स। फिर वो आगे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान बनाते हैं। जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर मेरे बच्चे लफ्ज उसको मैनेजर इसीलिए कहा जाता है, और फिर वो उनके कहे हुए चीज को मैनेज करते हैं, कितने वर्कर्स हैं, क्या हमें हुक्म मिला है, कितने टाइम में हमने ये काम कंप्लीट करना है, क्या उसके लिए मजीद वर्कर्स की जरूरत है, या इन्हीं से पूरा कर लेंगे, ये या बाहर से कुछ लोग हायर कर लिए, ये सारा कौन डिसाइड करेंगे, हमारे मैनेजर्स। और फिर मेरे बच्चे उस पर उसको अमली जामा कौन पहनाएंगे, हमारा ऑपरेशनल लेवल। कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, एक्शन प्लान्स एंड टारगेट्स, यानी कि वो लोग जो काम करेंगे, हकीकत में करते नजर आ रहे होंगे, वो हमारा होगा ऑपरेशनल लेवल। ये ऑपरेशनल प्लान्स एंड एम्स बनाएंगे, इस वीक में हमने कितनी चीजें बनानी है, अगले 2 वीक में हमने क्या करना है। तो ये सारा कुछ कौन तय कर रहा होगा, ऑपरेशनल लेवल, जो हमारे सुपरवाइजर है। याद रखोगे इस बात को। ये भी आपने कुछ अल्फाज पढ़े हैं मेरे बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है।
ये जो एरिया है इसका। और एक और चीज मैंने आपको शुरू में बता दी थी, हर लाइन पढ़ो, हर लाइन के मतलब का पता होना चाहिए। या तो करना नहीं आपने कुछ भी है, वहां पे कुछ लाइन उठा के आपको दे देगा, है? जैसे आपके साथ कोई फीडबैक शेयर कर दी जाएगी पेपर्स की कि किस तरह वो किन एरियाज में से क्या पूछ रहे हैं, लेकिन उनका मकसद ये नहीं होगा खुदा ना खासा कि वो आपको एक वो मिल गया, गैस मिल गया है, अगरचे है गैस ही, लेकिन आपने समझना नहीं इसको गैस। Important aspect of managing business is creating purpose and providing clear messaging to stakeholders। यानी कि कहता है कि देखो वो पेपर में यही पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बिजनेस क्या होता है, ये बताओ। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बिजनेस क्या है, उसने 9 लिख दी। इसी को क्या करेगा, चार चार एमसीक्यू जो होंगे उसमें ये वाला हिस्सा भी लिखा होगा। तो फिर आपने बड़ी गौर से पढ़ा होगा कभी, तो फिर ही ढूंढ सकेंगे ना मेरे बच्चे। अभी हल्का सा चेंज होगा, चारों के चारों सही नजर आ रहे होंगे आप, पहले इसलिए आपको कहा था बड़े गौर से पढ़ते जाइएगा हर लाइन। तो क्रिएटिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बिजनेस क्या है, क्रिएटिंग पर्पस एंड प्रोवाइडिंग क्लियर मैसेजिंग टू स्टेक होल्डर। अभी हम पढ़ेंगे स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, फिलहाल इतना दिमाग में रखिएगा। हर वो बंदा जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट हो वो उसका स्टेक होल्डर कहलाता है। स्टेक इंटरेस्ट को कहते हैं यहाँ पे मेरे बच्चे। बेटा जैसे चैप्टर खत्म होगा आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन बिटवीन ही हम करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं, ये नहीं कि छोटे छोटे एरियाज के, पूरे चैप्टर के होंगे। तो जैसे चैप्टर खत्म होगा आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तकरीबन 2 से 3 टेस्ट होंगे हर चैप्टर के। तो इंशाल्लाह ये बस ये खत्म होने का थोड़ा सा वेट करें, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इंशाल्लाह ये क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीक से, वैसे 6 दिन हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह, मंडे से, कमिंग मंडे से। कहता है कि दिस कैन बी डन बाय द क्रिएशन ऑफ ए मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट। और ये कैसे किया जाएगा ये काम, मिशन और विजन स्टेटमेंट वगैरह बना के। ले बेटा तो देखते जाइएगा विजन मिशन क्या होते हैं, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे जो, ओए बस करो, विजन और मिशन देखिएगा मेरे बच्चे। कहता है कि विजन क्या था, फ्यूचर बेस्ड, कि फ्यूचर में आप अपने आप को कहां पे देख रहे हो। और कहता है आंसर द क्वेश्चन वेयर इज द बिजनेस गोइंग, हम जा कहां पे रहे हैं, ये आपको विजन से पता चल रहा होगा। और उसके बाद फोकस ऑन द लॉन्ग रन, ये विजन आज के आज आपको नहीं देख रहा कि आज आप कहां पे हो, ये आपको फोकस कर रहा होता है लॉन्ग रन के ऊपर, कि लॉन्ग रन में आप कहां पे होंगे। ये याद ये लिखने की जरूरत नहीं मेरे बच्चों, मादत के साथ कुछ भी जो किताब में ना हो उसको कत्तन भी लिखने की जरूरत नहीं, स्वाय उन एग्जाम्पल्स को या उन अल्फाजों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं, ये सब समझा रहा हूँ आपको। नहीं इसका फायदा को नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि ये पूछेगा नहीं पेपर में, ये नहीं पूछेगा, ये अल्फाज नहीं होंगे उसके। मेहनत नहीं करनी मेरे बच्चे, उस तरह की मेहनत नहीं जिसका फायदा नहीं करनी है, लेकिन बस किताब याद करनी है। इज इंस्पिरेशनल एंड शुड शेप स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये पढ़ेंगे आगे। ये विजन और मिशन स्टेटमेंट हमारे लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, उसी इंस्पिरेशन पे चलते हुए हम अपने मकासद को अचीव करते हैं। इसी तरह मेरे बच्चे मिशन, अब मिशन क्या होता है, बेस्ड इन द प्रेजेंट, यानी कि ये आज पे आपके फोकस कर रहा होता है, आज आप बने क्यों, आए क्यों हो, है। उसके बाद ए डिक्लेरेशन ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ द कंपनी, इसी बेस पे हम कंपनी की जो कोर वैल्यूज है। अब देखो अगर आप सीएफई के अंदर आते हो, सीएफई वाले खुदा ना खासा जिस तरह आपको एडमिशन से पहले आपके साथ बिहेव कर रहे थे, उसी तरह अगर एडमिशन के बाद भी बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब है खुदा ना खासा इनका जो मकसद था वो प्योर उस तरह का नहीं था कि बस इन बच्चों को बेचारों को फंसा लो एक दफा, है, इनका एडमिशन करवा लो, फिर इनके साथ हम प्राइम वाला सलूक करेंगे, है। अगर तो मेरे बच्चे उसी तरह का चल रहा है, इसका मतलब सिर्फ हमने तो सिर्फ आपसे बिजनेस ही किया है, फिर हमने अपनी कोर वैल्यूज को तो देखा ही नहीं कि क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट सिर्फ दिखाने में ना हो, बच्चों को यहाँ पे नजर भी आ रही है, सिर्फ बताने में ना हो कि भाई हम बता तो रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट है, यहाँ पे देखो तो भाई कोई क्लास है, टीचर ही नहीं आ रहे हैं, उसके बाद कोई बच्चा आ रहा है जा रहा है, जिसका जो मन है यहाँ पे कर रहा है, कोई पूछने वाले नहीं हमें, है पूछने वाले हैं। आपकी मंथली रिपोर्ट तैयार हो रही है, आपके घर वाले हमें लगातार राब्ते में है, अगर आप घर वाले आपके राब्ते में नहीं तो हम आपके घर वालों के साथ राब्ते में है। तो इन चीजों के बारे में परेशान ना हुआ करें, और ये ना सोचा करें कि खुदा न खासा हम आपके बारे में सोचते ही नहीं, हम आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन आप हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप ये सोचते नहीं कि हम आपके घर तक जा सकते हैं। इसमें कहते हैं कि आंसर द क्वेश्चन व्हाई डज द बिजनेस एग्जिस्ट, तो भाई बिजनेस एग्जिस्ट क्यों करता है, हम बड़े क्यों हैं, भाई यही तो मकसद था। तो जब भी उससे भटकने की कोशिश हो रही होगी, फौरन से वापस लेकर आ रहा होगा आपका मिशन, और कम्युनिकेटेड टू द इंटरनेट, सबको बताया जा रहा है हम बड़े क्यों। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जगह जगह पे लिखा नजर आ रहा होगा क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, कि ये हमारा मकसद है। ये खाली हम अपने तक नहीं रखते, अपने दिमागों में नहीं रखते, इसको लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, ताकि लोगों को भी पता चले कि हम बड़े क्यों हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कल हम बिला वजह फीसें बढ़ा रहे हो तो कोई बंदा बताए सर वो कहाँ पे गया आपकी बात, क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट है, फीसें तो देखो अपनी,
है कि कितनी चार्ज कर रहे हो। तो 2 नंबरी लगा रखी है, आप लोगों को धोखा देते हो इस तरह के स्टेटमेंट बोल बोल के। नहीं मेरे बच्चे, अगर इस तरह का होगी कभी कोई गलती तो फौरन से उसको सुधार लिया जाएगा, कि बच्चों को फील हो रहा है कि अगर फीस बढ़ी है तो उसको क्या कर ले, सही कर ले। याद रखोगे। कहता है कि विजन स्टेटमेंट हैज मोर टू डू विद द फ्यूचर एंड, यही अल्फाज इसी तरह, बस इसको याद रखें कि विजन स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से। एंड रियली डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर होप्स टू बी इन द फ्यूचर, कि आगे फ्यूचर में आप बनना क्या चाहते हो, कहां पे जाना चाह रहे हो, ये बताया जा रहा होगा विजन स्टेटमेंट के अंदर। कहता है कि दिस इज मोर ऑफ एन इंस्पिरेशनल और मोटिवेशन स्टेटमेंट। ये आपको और कोई फायदा नहीं देती, लेकिन आपको इंस्पिरेट करेगी और मोटिवेट करेगी। है आपको कहीं आपको पता होगा कि देखो मैंने 10 साल के बाद सोचा क्या है, टाइम कम होता जा रहा है भैया, वो मैंने करना भी तो है। ये आपको मोटिवेट करेगी और इंस्पायर भी करेगी। देखो खुदा ना खास्ता मैं कहीं किसी गलत काम नहीं, देखो कितना अच्छा मेरा विजन है कितना अच्छा मेरा मिशन है, मैंने इस पे काम करना है। और जब किसी को बताओगे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। अब ये बड़ी सारी तहरीकें होती हैं, ये तहरीक मेरे बच्चे कोई एक बंदा देकर आ रहा होता है, उसका कोई मिशन विजन होता है। जब वो किसी के सामने रखता है तो लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं, और लोग किस बेस पे जुड़ते हैं, उसके मिशन और विजन की बेस पे। अगर कोई बंदा ये कहे कि इमरान खान के साथ क्यों लगे हुए है, अगर बंदा आपको बताएगा कि इमरान खान के साथ हम किस वजह से लगे, उसकी इस सोच की वजह से। अभी वो कर तो कुछ नहीं सका है, लेकिन आपको कम से कम अपनी सोच बताता तो है कि हम क्या हैं और हमें कहाँ पे होना चाहिए। उसी सोच की वजह से हम क्या करते हैं उसको। और इसी तरह शबाज शरीफ भी आपको बताता है हम क्या हैं, हमें कहाँ पे होना चाहिए, है वो भी आपको बताता है, हाफिज भी आपको बताते हैं, इसी तरह इमरान खान भी। लेकिन हमें इन सबसे ज्यादा जो शायद जो अट्रैक्शन नजर आ रही है किसी भी है मिशन है हवाई बातें, हकीकत में किसी ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मेरे बच्चे हमें उसी बेस पे उसको फॉलो करेंगे कि भाई उसकी सोच अच्छी है। इसी तरह की सोच आजकल एक और हाफिज साहब भी है, हाँ नईमुर रहमान भी। लेकिन याद रखिएगा मेरे बच्चे, मामला तो कुछ और है, दाल में कुछ काला है। अगर हमारा फायदा है अगरचे, देखो हमारे हमारे फायदे के लिए कोई कुछ करे चाहे कुछ भी करे, है क्योंकि उस हाफिज को पता चल गया कि नून लीग और पीपल पार्टी अब लोगों को कभी भी मुतासर कर ही नहीं सकती। उसके लिए बेहतर होगा कोई नया हाफिज लॉन्च किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये लॉन्च है उस तरह का, लेकिन मौका देना किसी को कि एक पार्टी को खुदा ना खास्ता उसके 2 लोग वैसे ही बाइक पे बैठे हुए स्टिकर लगा लें अपने आप के ऊपर, पकड़ के हम जेल में ले जाते हैं, तुम एहतजाज कर रहे हो। उनके 2 लोगों का भी एहतजाज होता है अगर बाइक पे वैसे ही बैठे बेचारे गप्पे लगाते जा रहे हैं। और आज पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ, पूरा पिंडी बंद किया हुआ, उन पर कोई पाबंदी नहीं। कहीं ना कहीं मेरे बच्चे कुछ है ये आप सोचे ना सोचे, आप समझे ना समझे, और उनके सफाई सुथराई के लिए पूरा हुक्म दिया उनको, इनको कोई मसला नहीं होना चाहिए इन एहतजाज करने वालों को। और एक और भी एहतजाज करने वाले उनको नाम भी नहीं लेने देते एहतजाज का। तो ये कहीं सोचा करो इन चीजों के बारे में भी कि ये हो क्या रहा है। अगरचे हाफिज साहब की नीयत में हमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक और, क्योंकि इमरान खान को अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे वो तो तबाही फेर देगा इन सब की। जितने करप्ट लोग हैं सबको लटकू देगा वो चाहते हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई और बंदा, उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव हो लोगों की निगाह में, कहीं जिसकी तरफ लोग जा सकते हो, ये थोड़ी सी इमरान की जो पावर है ये कम हो, ये किसी और तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो क्योंकि ये लोग तो निकाम हो गए उनकी निगाह में, अब तो ये कर नहीं सकते। तो एकदम से एक नया हाफिज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और लेकिन वो हमारे फायदे का जो भी, हम ये नहीं कहते खुदा ना, मैं खुद देखे मेरी, अगर खैर आपको क्या देखने की जरूरत है, मैं पिछले 4-5 दिन से उनकी पोस्टिंग सारी वो लगा रहा हूँ अपनी आईडीज के ऊपर। मकसद देखो हमारे फायदे का काम हो रहा है ना। वो लहदा बात है, इमरान खान ने भी 4 साल में हमारे लिए क्या किया है, अगर ये कर रहा है कुछ कर देगा कुछ 150 का, बुरी बात नहीं। माजरत, गुस्सा आया इस बात में। अच्छा वैसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं यार, अगर किसी को बात भी बुरी लगे ना भाई माफ कर देना, उस्ताद हूँ आपका, ये ना क्या करना सर बाहर निकले, आपने शहबाज शरीफ को बुरा कहा सर, मेरे लीडर को, ले बेटा। कहता है कि दिस इज ऑफ मोर इंस्पिरेशनल मोटिवेशन स्टेटमेंट दैट इज मीन टू ड्राइव एम्प्लॉइज। अब देखो लोगों को, लोग क्यों आपके साथ जुड़ेंगे, एम्प्लॉइज क्यों जुड़ेंगे। वो एक इंडिया में एक बाबा है जो शुद्ध प्रोडक्ट्स बेचता है, पतंजलि का जो मालिक है, क्या गुरुदेव, क्या नाम है उसका, गुरुदेव ये शायद कुछ है इस तरह का, वो जो योगा शोगा भी करता है, कोई भी इस तरह का है। अब आपको पता है कि जितनी वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ थे, कुछ इस तरह के लोग थे, सारे उन कंपनीज को छोड़कर उस बाबे के साथ जाके जुड़ गए, उसके उसके जो ब्रांड था उसके साथ जुड़ गए। क्यों, मकसद क्या था, ये मेरे बच्चे उसका विजन और मिशन है। वो कहता था हम पूरे इंडिया को शुद्ध प्रोडक्ट्स देंगे, मिलावट से पाक है। तो इसी बेस पे लोगों ने कहा कि इसका मकसद अच्छा है, इस मकसद में हम भी इसका हाथ बटाएंगे। तो लोग आपको आपके मिशन की वजह से मेरे बच्चे ज्वाइन करेंगे, ना कि बड़े सारे लोग होंगे उनको पैसा नहीं चाहिए होगा, वो चाह रहे होंगे कि इसका मकसद अच्छा है, हम इस मकसद की वजह से इसके साथ लगेंगे। अब देखें हमारे जो जमात इस्लामी वाले हैं, या ये कह लें वो जो एक हमारे दावत इस्लामी वाले हैं, या रायबंद वाले हैं, वहां पे जाके लोग देखे तो सही,
है। हमारी तो उनके सामने औकात भी कुछ इस तरह की नहीं होगी, जिस तरह के लोग हैं, अच्छे ओहदों वाले या बाकी लोग वहां पे बैठ के ये काम कर रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि उनका मिशन बड़ा अच्छा है। हम ही चाहते हैं कि उस मिशन में हमारा हिस्सा भी हो। ये सारे के सारे खैर, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन गो टू स्टेक होल्डर कस्टमर, ये पढ़ेंगे हम स्टेक होल्डर, यानी कि ये आपके मिशन और विजन स्टेटमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, वजाहत करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल की टू स्टेक होल्डर। क्योंकि जिस तरह के मिशन विजन होंगे उसी तरह के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और लोग क्या करेंगे, आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव देखना चाहेंगे कि आप कर क्या रहे हैं। उसी वजह से आपके साथ कोई भी, जिस तरह होता है ना, वो कहते हैं एरियल वाले हैं, वो कह देंगे एक पैकेट खरीदो, जब भी आप एक पैकेट खरीदोगे 1 रुपया सलाब की दुकान के लिए भी जाएगा। है, आप देख रहे हो कितना अच्छा मकसद है इनका। है, इसी मकसद के लिए हम क्या करेंगे, एरियल खरीदेंगे, ताकि हमारा भी हिस्सा बढ़ जाए सलाब जिंदगान में उनकी इमदाद के लिए। लेकिन आपको क्या पता वही इमदाद शहबाज शरीफ के हाथों से होते हुए जानी है? आप नहीं, ताकि सही जगह पे पहुंच सके। कहता है कि विजन स्टेटमेंट शुड नॉट रियली डिस्कस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट मोर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी एंड हाउ इट वांट्स टू बी व्यूड। यानी कि विजन को आज का नहीं बताना चाहिए। विजन आज को फोकस नहीं करे, और ना ही कर रहा होता है ना ही करे। विजन को किसको फोकस करना है, उसको फ्यूचर को फोकस करना है मेरे बच्चे। टू बी इफेक्टिव, द इफेक्टिव वो चीज होती है जो जिस मकसद के लिए बनाई गई हो वो मकसद पूरा हो रहा हो। ये दो लफ्ज अक्सर बोले जाते हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट। एफिशिएंट होता है किसी चीज को सही करना, खाली सही कर लेना काफी नहीं होता, जिस मकसद के लिए की गई हो वो मकसद भी अचीव हो। जैसे आप कहते हो कि सर हम टकाओ की तैयारी करेंगे टीआरसी के सब्जेक्ट की या 500 सब्जेक्ट्स की, मैंने कहा ठीक होगा बेटा, कब तक कर लोगे सर? 2028 तक इंशाल्लाह। सर एफिशिएंट तैयारी सर, देखिएगा एक एक लफ्ज याद होगा मेरे बच्चे, फायदा है। ये तैयारी तो बहुत अच्छी एफिशिएंट है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। तो एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होनी चाहिए, मकसद भी पूरा हो और वो सही भी हो। कहता है टू बी इफेक्टिव द मैसेज शुड बी क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है ना कि कहीं उम्मीद दिला रहा। एक तो होता है लोग पैसिमिस्ट होते हैं, आपको पैसिमिस्ट लोग ही मिलेंगे जो क्या कर रहे होंगे, खुदा ना खास कि आपकी उम्मीदों पे पानी फेर रहे होंगे। भाई किधर आ गया तो सीएम है, ये तो होता ही नहीं भाई, तू एम रुल जाएगा यहाँ पे। है तो मेरे बच्चे ये क्या है, ये पैसिमिस्ट सोच के लोग हैं। फिर आप ही उसी तरह का सोचना शुरू कर देते हो, फिर तबलीग का काम समझ के उसको आगे भी बताते हैं, है नेकी का काम, कि भैया बाकी लोगों को भी बताना है, ये बहुत बड़ा एहसान करेंगे उनको सीएम आने से रोक के। है ये बेशर्मी है मेरे बच्चे, मैं बता रहा हूँ आपको। और जिस बंदे ने ये की मेरे बच्चे, यकीन कर लो कि वो कहीं खुदा ना खासा कुछ गलत कर रहा हो। मैं कह रहा हूँ हर एक बंदे का अपना हक है उसका। आप ये ना करें कि अपने लिहाज से मशवरा दे रहे हो, आप उसको अब उस क्वालिफिकेशन का फायदा बताएं। आप ये ना बताएं कि वहां पे क्या है ये, या क्या इसमें मुश्किलात हैं, वो कर लेगा इंशाल्लाह, हर एक को पता है उसका। आप सिर्फ क्वालिफिकेशन के फायदे बताएं उसको जो आपका बनता है, या उसमें बताएं कि ये करेंगे किस तरह। ये नहीं कि हो तो ही नहीं, हाँ ये तो लोग बूढ़े हो जाते हैं, फलाना हो जाते हैं। कहता है कि टू बी इफेक्टिव द मैसेज शुड बी क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑफ कोर्स रियलिस्टिक। हाँ ये ना हो कि हो ही ना सकता। ऑप्टिमिस्टिक रहो, लेकिन साथ में मेरे बच्चे रियलिस्टिक भी होना चाहिए। यानी कि जिसको कहते हैं हकीकत पसंदाना या हकीकी हो भी सकता है। जैसे मान लो कि वो चांद देख रहे हो, सर दिख रहा है, सर वहां पे अगले साल में हम आलू उगाएंगे। क्या सोच है मेरे बच्चे, सोच बुरी नहीं है, लेकिन मुझे बताओ क्या ये रियलिस्टिक है? मेरे बच्चे पानी हमें यहाँ पे जमीन पे नहीं मिल रहा है, और आप वहां पे चांद पे जाके आलू उगा के वहां पे मान लो लेकर कैसे आओगे? सबसे बड़ी बात है, अब लेकर भी तो आ रहे हैं, सर फेंकेंगे वहां पे ऐसे ही जमीन पे आते जाएंगे। कहता है कि एन अनरियलिस्टिक विजन स्टेटमेंट, जो हकीकत में हो ही ना सकती हो। जैसे एक कॉर्नर स्टोर ओनर सेइंग दैट इन 6 months द कंपनी विल बी बिगर देन वॉलमार्ट। यानी कि आज ही आप अपने मोहल्ले में एक मक्खियों वाली बर्फी की दुकान खोले और कहेंगे लोग 6 महीने बाद गोरमे को भूल जाएंगे, गोरमे से बड़ा ब्रांड मैं हूँ। है तो मेरे बच्चे आप औकात से ज्यादा सोच रहे हो 6 महीने के अंदर, उनकी सालों की मेहनत है। सालों की मेहनत के बाद वहां पे पहुंचे हो, और आज आप मक्खियां उड़ा रहे हो बर्फी में से, और कह रहे हो कि हम 6 महीने के बाद क्या करेंगे, गोरमे खत्म कर देंगे पाकिस्तान में से। तो ये मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता है जैसे ये कह रहा है कि एक कॉर्नर स्टोर है, एक दुकान किसी ने खोली है, और टक्कर किसको देने जा रहा है? वॉलमार्ट है, जिसकी मान लो कि एक इंटरनेशनल टाइप का बिजनेस है, जिसकी बेतहाशा मेरे बच्चे इस तरह के जो स्टोर्स हैं कई ममालिक के अंदर, सुपर स्टोर। कह रहा है कि वुड नॉट बी मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशन। ये मोटिवेटिंग नहीं होगा, ये लोग तो मजाक उड़ाएंगे आप हैं, ये तो बेशर्मी है, कैसे हो सकता है भाई ऐसे है कि, बट एंड अप बीइंग कॉमिकल, यानी कि ये खत्म भी हो जाएगा, यानी कि एक मफरूजा होगा, मफरूजे की तरह ये खत्म हो जाएगा। इसको आप हकीकत में आप कर ही नहीं सकेंगे, ना ही आपकी कोई मदद करेगा इस मामले में। ए वेल रिटन विजन स्टेटमेंट शुड बी शॉर्ट। अब लिखते हैं इसको हम विजन स्टेटमेंट को, ये नहीं होता कि खाली इसको सिर्फ अपने दिमागों में रखना है, इसको हमने लिखना भी है
कहता है कि ए वेल रिटन विजन स्टेटमेंट शुड बी शॉर्ट, लिखो इसको इस शॉर्ट स्टेटमेंट की शक्ल में, सिंपल हो, स्पेसिफिक हो, टू द बिजनेस, लीव नथिंग ओपन टू द इंटरप्रिटेशन। यानी कि विजन स्टेटमेंट को जब आपने लिखकर लोगों को बताना है तो इस तरह लिखकर बताएं लोगों को हमारा विजन क्या है, कि आपके बिजनेस के बारे में सब बता रहा हो, कि फ्यूचर में आप कहां भी अपने आप को देख रहे हो, और लोगों का मजीद सवाल ना रहे उसके बारे में है। यानी कि जिसको कहते हैं ना कि समंदर को कूजे में बंद कर देना है, कि अल्फाज भी कम हो और मुदल्लल भी हो, कि अगले बंदे को समझ आने कि आप करने क्या जा रहे हैं। ये ना हो कि बैठ के आप किताब लिखना शुरू कर दें, हमारा विजन है, लोग उस किताब को थोड़ी पढ़ेंगे, ये चंद अल्फाज हो और उस अल्फाज को पढ़ के लोगों को समझ आ जाए कि आप क्या कर रहे हो। अब देखिएगा मेरे बच्चे, कहते हैं कि हबीब बैंक विजन स्टेटमेंट, हबीब बैंक ने भी कोई विजन स्टेटमेंट बना रखी है, कहता है इनेबलिंग पीपल टू एडवांस विद कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। इनका विजन है, वो क्या जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें कॉन्फिडेंस के साथ और कामयाबी के साथ, और इन दोनों के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा किसके पास है, हबीब बैंक के पास। वो चाह रहा है कि हम आपके साथ चलेंगे, और अगर कहीं पे भी खुदा ना खासा आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, हम हैं आपके साथ, हम आपकी मदद करेंगे उस मामले में, बस बी कॉन्फिडेंट, आप करते जाएं, कामयाबियां समेटते जाएं, और जहां पे पैसों की जरूरत हो हमारे पास आए, फिर हम आपसे इंशाल्लाह हम भी कामयाब होंगे। कहते हैं कि कोका कोला का विजन क्या है। अब इनका विजन देखो कितना कितना शॉर्ट है, चेक करो इनकी बेशर्मी है, ये बड़ा शॉर्ट विजन है, लेकिन फिर भी चलो जो भी है, ये तो किताब भी तो नहीं ना पूरी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, इतना नहीं होना है। देखो ना जिस तरह उन्होंने किया हुआ है, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था, इस इतना की उसका है ये शेख जायद हॉस्पिटल का। मोस्टली मेरे बच्चे कोशिश होती है उनकी एक डेडलाइन के अंदर इसको बता दें, लेकिन इनको लग रहा है कि क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो वो बड़ा है, क्योंकि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं या कुछ इस तरह की, इतना बड़े हैं हम, तो उस लिहाज से हम अपना विजन बनाएंगे। तो इनका विजन देखिएगा, आवर विजन सर्व एज अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर को कहते हैं, फॉर आवर रोड मैप एंड गाइड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर बिजनेस। कहता कि हमारा जो विजन है वही मेरे बच्चे हमारा ढांचा है, किसके लिए, हमारे रोड मैप के लिए, कि हमारा जो सफर है वो सफर हम कैसे गुजारेंगे वो हमारे विजन के मुताबिक, इससे नहीं हम हटेंगे। एंड गाइड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर बिजनेस, और हमारा विजन ही हमारे हर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस को गाइड करेगा। यानी कि हम जो भी फैसले कर रहे होंगे उसकी गाइडेंस कहां से लेंगे, अपने विजन से, कि हमारा कोई फैसला विजन से हटके ना हो, बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट वी नीड टू अकॉम्प्लिश। और इसी में मेरे बच्चे क्या बताया गया है कि हम आगे करना क्या चाहते हैं, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू अचीविंग सस्टेनेबल, कि आगे हम एक सस्टेनेबल कारोबार करें। सस्टेनेबल कारोबार कौन सा होता है, ऐसा कारोबार जो चलता भी जाए और फायदा भी दे, उसको कहते हैं सस्टेनेबल कारोबार। जैसे मान लो कि बड़े सारे ऐसे कारोबार थे जो शुरू में बहुत प्रॉफिट कमाया लेकिन एकदम से खत्म हो गए, इसका मतलब कारोबार सस्टेनेबल नहीं थे। जैसे नोकिया, उसे बहुत एकदम से बहुत कुछ कमाया लेकिन एकदम से खत्म भी हो गए। वो जो शुरू की इस तरह की मोबाइल कंपनी थी मेरे बच्चों, उन्होंने बहुत कमाया लेकिन एकदम से खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सस्टेन किया ही नहीं है। सस्टेनेबल कारोबार कौन सा होता है, जो आपको आपके कंपेटिटर पे बेनिफिट दे रहा हो, यानी कि ऐसी चीज जो आपके पास हो आपके कंपेटिटर के पास ना हो, तो ऐसी चीज मेरे बच्चे आपको फायदा देगी, तो वो कहता है कि सस्टेनेबल कारोबार करना चाह रहे हैं, ऐसा कारोबार जो शायद हमारा कंपेटिटर नहीं करेगा। जब वो कंपेटिटर नहीं कर सकेगा और आप कर रहे होंगे, पक्की बात है आपका कारोबार, जैसे कभी फर्नीचर हुआ करता था लकड़ी का, जैसा हमने शायद पहले भी डिस्कस किया, वो लकड़ी का फर्नीचर बड़ी उसकी ये यहाँ पे एक पूरी इंडस्ट्री थी, बड़ी डिमांड हुआ करती थी, लेकिन मेरे बच्चे उन बेशर्मों ने दरख्त काटे लगाए नहीं। अब हुआ क्या, वो सस्टेनेबल कारोबार नहीं था, खत्म हो गया है, क्योंकि अब लकड़ी खत्म होगी। तो सस्टेनेबल कारोबार हो सकता था अगर जैसे लकड़ियां काट रहे थे साथ साथ उसको लगाते भी जाते, तो शायद आज भी वो कारोबार होता। और क्वालिटी ग्रोथ, अब एक एक करके बता रहे हैं, कहता लोग, अब हमारे विजन में लोगों के लिए क्या होगा, कहता कि पीपल बी ए ग्रेट प्लेस टू वर्क। यहाँ पे लोग जो काम कर रहे होंगे उनके लिए एक बेहतरीन जगह होंगे हम, वेयर पीपल आर इंस्पायर्ड टू बी द बेस्ट दे कैन बी, और उनका दिल करेगा कि हमारा जो जो बेहतरीन हो सकता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को दे। यानी कि हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे लोगों के लिए कि लोग अपनी पूरी जितनी भी शक्तियां हैं सबको बरवेकार लाते हुए हमारे लिए, कई लोग होते हैं ना, जैसे आप में भी बड़ी शक्ति होंगी, जैसे कहेंगे हमें पे ही क्या कर रहे हैं सीएफई वाले, है मान लो कि अगर सीएफई वाले आपको रख लेते हैं, आप देखेंगे हमें पे क्या कर रहे हैं, जिसके लिए हमें इनके लिए इतना काम करें, उतना की काम करेंगे जितना की ये पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपनी सारी शक्तियों को बरबेकार नहीं ला रहे। तो लेकिन मेरे बच्चे जहां पे मकसद हो, फिर जैसे आपके जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल में 19,300 मिलेगा, मान लो कि 21,600 हो गया, चलो अभी है, वो आपको पे कर रहे होंगे, आपको लग रहा है कि वो बड़ा मुनासिब है, वो बहुत बहुत पैसे नहीं, मेरे बच्चे कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ आप इसलिए वहां पे काम कर रहे होंगे, आगे आपको फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा हो। आपको पता है कि जैसे ही 3.5 साल के आर्टिकल खत्म हो गए उसके बाद इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर सेव है। यही फर्म हमारे तरले कर रही होगी कि हमारे पास रुक जाओ, हम इंशाल्लाह इंडस्ट्री में या किसी और फर्म में चले जाएंगे और अच्छी सैलरी के ऊपर, और चाहे वो खुदा ना खासा सीए क्वालिफाई हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
है, वही फर्म भी तरले करेगी, उसके बाद बाकी लोग भी वही, जो कभी आपको खुदा ना खासा जो डांटा करते थे छोटी छोटी गलतियों के ऊपर, अब वो आपको कह रहे होंगे कि बेटा ना जाओ हमें छोड़ के। उस वक्त आपको पता चलेगा आप कितने काबिल थे, आपकी कितनी अहमियत थी। लेकिन अगर वो कह रहे होंगे बेटा कब जा रहे हो, कब जा रहे हैं, आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए बेटा, है फिर अब वक्त करीब आ गया, फिर जा रहे हो ना, है। तो अगर इस तरह के, तो मेरे बच्चे फिर भी सोच रहे हैं आपने कि आपने क्या किया है। पोर्टफोलियो, अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है कि एक लफ्ज बोला जाता है पोर्टफोलियो का। जैसे मान लो कि अगर आपने कोई 4-5 क्वालिफिकेशंस कर रखी हो, वो क्वालिफिकेशन जब आप किसी को बता रहे हो तो समझो ये क्वालिफिकेशन का पोर्टफोलियो है। जैसे मैं अगर किसी को अपनी क्वालिफिकेशन बताना शुरू कर दूं, उसको यकीन तो नहीं आता, लेकिन जो भी हो ये क्या है, ये मेरा पोर्टफोलियो है। इसी तरह अगर आप बैंक की बात कर लो, तो बैंक में अगर वो कहेंगे कि सर आप, यानी कि सादा अल्फाज में, कोई किसी बंदे के पास क्या है, वो जो उसके पास है वो उसका पोर्टफोलियो है। जैसे मोस्टली प्रोडक्ट्स की शक्ल में होता है ना मेरे बच्चे, हैं जो हम ऑफर कर, जैसे अगर हम कोई सीएफए का पोर्टफोलियो पूछे, भाई बताओ सर हम यहाँ पे सीए करवा रहे हैं, सीसीए करवा रहे हैं सर, यहाँ पे हम सीएफए करवा रहे हैं सर, तो एमबीए करवा रहे हैं, अज्यूम कर लो, तो सर ये 3-4 चीजें हमारा पोर्टफोलियो है। अगर एक एक यूनिवर्सिटी ने मान लो कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर भी दे, हम अपना पोर्टफोलियो बरकरार रखने के लिए किसी और यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन ले लेंगे, ताकि हमारा पोर्टफोलियो बरकरार है। इसी तरह बैंक के सर क्या क्या करते हैं सर, वो कहते हैं हम लोगों से डिपॉजिट भी लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए सर, बिजनेस के लिए पैसा देते हैं सर, घर बनाने के लिए पैसा देते हैं सर, गाड़ी लीज पर लेने के लिए, तो ये हमारा पोर्टफोलियो है। क्या रखोगे इस बात को? कोई बंदा पूछ ले ना, अच्छा अगर आपने क्या किया, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई बंदा पूछे आपकी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बताओ, आप कहेंगे सर मैंने प्लॉट भी खरीद रखे हैं, मैंने किसी कंपनी के शेयर भी खरीद रखे हैं, मैंने ये फलानी सिक्योरिटी भी खरीद रखी है, मैंने उसके बाद ये फलानी जगह पे कुछ गोल्ड शोल्ड भी खरीद के रख रखा है। तो इस तरह की, ये क्या है, ये आपका पोर्टफोलियो है। याद रखोगे इस बात को, पोर्टफोलियो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई इमली और आलू बुखारे का शरबत बेच रहा हो, तो उसका पोर्टफोलियो इमली का शरबत, आलू बुखारे का शरबत, ये उसका पोर्टफोलियो है। याद रखोगे। कह रहा है कि ब्रिंग टू द वर्ल्ड, अब अगर बात करें कोका कोला की, भाई कौन कौन सी चीजें दे रहे हैं वो आपको, आगे उनकी अगर बेवरेज की बात करें, उसमें कई तरह की चीजें हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि एक तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया, क्योंकि पीता भी कम ही हूँ, उस तरह पीता भी नहीं, लेकिन फिर भी ये कोका कोला की बोतल भी होती है काले रंग वाली, उसके अलावा स्ट्रिंग भी नहीं की है कि पेप्सी वालों की है? अच्छा, कोका कोला वालों की कौन कौन, अच्छा मेरी तरह आप भी गरीब तो नहीं कि आपको भी ना पता हो? स्प्राइट इनका है, ठीक हो गया सर, कोका कोला स्प्राइट, सर कोका कोला स्प्राइट, सर स्प्राइट इनका है, सर स्प्राइट, आगे भी चलो कोई है नहीं है। लेस तो पेप्सी वालों की, अगर वैसे खाने पीने के लिहाज से बात करें, अब पेप्सी की बात करें जहाँ पे उनकी बाकी ये सारी चीजें होंगी बेवरेज के अंदर, उनके लेस भी हैं, स्नैक्स में भी है उनके। तो समझो ये कि इस तरह की जो चीजें ऑफर कर रहे हैं सादा अल्फाज में, ये क्या है उनका पोर्टफोलियो। कहता है कि ब्रिंग टू द वर्ल्ड ए पोर्टफोलियो, यानी कि हम जो भी चीजें अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपको दे रहे होंगे, समझो वो उनका पोर्टफोलियो। कहता है कि पोर्टफोलियो क्वालिटी बेवरेज ब्रांड्स दैट एंटीसिपेट एंड सेटिस्फाई पीपल्स डिजायर एंड नीड्स। कहता है ऐसी चीजें बना के हम आपको बेचेंगे जो आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी और आपकी जरूरियात को पूरा करेगी। है जैसे मान लो कि टका के प्यास लगी हो, है आप कोका कोला पी लें तो आपकी प्यास मिटनी चाहिए कि नहीं? है अगर वो प्यास मिट रही है तो इसका मतलब हम सर ये देखें, है कि आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरे हैं कि नहीं। है अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे आप किसी के घर मेहमान जाते हो, वो आपको पानी नहीं देते, कोका कोला देते ताकि आपकी प्यास मिट जाए। है तो ऐसे ही होता है ना मेरे बच्चे, फिर आप खटाखट पी भी जाते हो, उनको ये नहीं कहते नहीं नहीं मुझे सादा पानी ला दो, ऐसा तो कह नहीं। जितनी मर्जी प्यास लगी है, इसका मतलब प्यास क्या, वो कोका कोला आपकी प्यास को मिटा रहा है, और यही वो चाहते हैं, ताकि आपकी जरूरियात और आपकी ख्वाहिशात इन दोनों को पूरा करें। पार्टनर्स, पार्टनर ही लिखा हो, पार्टनर्स। कहते हैं कि नर्चर, नर्चर होता है किसी चीज को, होता है ना वो, जैसे किसी चीज का हम रस निकालते हैं। नर्चर होता है किसी की जो सलाहियतें हो ना, उन सलाहियतों को उभारना, निखारना, बाहर लेकर आना, उसके कहते हैं नर्चर करना। कहते हैं कि नर्चर है विनिंग नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। यानी कि ये नहीं होगा कि हम अपने आप को फायदा दे रहे हो, हम अपने जो सप्लायर्स होंगे, अपने जो कस्टमर्स होंगे और जो बाकी हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे, हम अपना पार्टनर बनाएंगे। सिर्फ हम नहीं कमाएंगे, हम फायदा नहीं उठाएंगे, हम इनको भी फायदा देंगे। यानी कि जब आप मान लो कि ये एक रेगुलर बोतल कितने की है, 50 रुपए की है, इसका मतलब सर आपको क्यों नहीं पता कि सर अपने पैसों से खरीदते नहीं होंगे। जारी बात है कि आजकल कौन रेगुलर जाके, मैं कहीं पे बाइक लेके जा रहा हूँ, कहीं पे दुकान के सामने खड़ा होकर उसको कह रहा हूँ बोतल दे,
ऐसा थोड़ी होता है? मेरा ख्याल है कि अब आप बड़े हो गए, इस तरह की चीज़ों को तो अभी खुदा ना खासा सड़क साफ बंदा इस तरह की हरकतें करता है। प्यास लगी हो, स्कूल से घर पहुंचो, और वहां से अगर वहां पे भी लेना है तो रास्ते में उससे पानी की बोतल लो। मेरे बच्चे, सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं है। ये तो मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ आपको, है कि मेरे बच्चे, मजा तो है उसमें, जायका भी होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी सेहत पे फोकस किया करो, तो पानी पे ज्यादा फोकस किया करो। सर वो भी तो पानी होता है, शायद आपने देखा नहीं सर, वो डुल जाता है सर, पानी हो गया। टाइम हो गया, बस में दिल करता है 2-3 घंटे की क्लास है, बस इसको कंप्लीट करने दे बस। कहते हैं कि नर्सरी विनिंग, यानी कि हम सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचेंगे, हम क्या करेंगे, विनिंग नेटवर्क, यानी कि जो भी हमारे कस्टमर्स होंगे हमारे नेटवर्क का हिस्सा जो हमारे साथ जुड़ेंगे, यानी कि नेटवर्क क्या होता है, किसी का किसी चीज के साथ जुड़ जाना, ये नेटवर्क है। आपको पता है ये जो मेरा सिस्टम है, और सुन लो बेशर्मो, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ ये कैमरा भी जुड़ा हुआ है, इस सिस्टम के साथ इंटरनेट भी लगा हुआ है, इस सिस्टम के साथ ये प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, इन सब ने मिलकर क्या बना दिया, एक नेटवर्क। और वो कहता है कि जो भी हमारे साथ जुड़े, हमारे नेटवर्क का हिस्सा बने, सबको फायदा हो, टुगेदर विद क्रिएट म्यूचुअल एंड्योरिंग वैल्यूज, यानी कि म्यूचुअल क्रिएट म्यूचुअल, जो दोनों को फायदा दे, और पायदार, और जिसको कहते हैं आगे फ्यूचर के लिए भी। प्लेनेट, ये हमारे गोले की बात करने लगा है। कहता है कि बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दैट मेक ए डिफरेंस बाय हेल्पिंग बिल्ड एंड सपोर्ट सस्टेनेबल कम्युनिटीज, यानी कि हमारे सियारे को भी नुकसान ना पहुंचाएं, ये भी चलता रहे, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है बड़े लेवल पे इफेक्ट कर सकते हैं हमारे इस प्लेनेट को। कहता है हम चाहते हैं कि हम इस तरह का एनवायरनमेंट वो करें जो जो सस्टेनेबल हो, जैसे ऐसी कम्युनिटी हो, हमारा एनवायरनमेंट भी इसी तरह बरकरार रहे और चलता रहे, हम इस एनवायरनमेंट को खराब ना करें। ये ना हो कि जगह जगह पे जो सेवरेज की जो लाइनें हो, इधर उधर वहां पे कोका कोला की बोतलें पड़ी हो, हैं उससे सारा पानी रुका हो, बारिश जैसे है नजर तो नहीं आती कोई कोका कोला की बोतल आपको इधर उधर पड़ी हुई है, क्योंकि कोका कोला की बोतल जैसे ही पीते हो वो हवा में खत्म हो जाती है, ऐसे ही है ना। वो कह तो ऐसे रहे हैं, उनका कहने का अंदाज ये है, हालांकि सारा जो गंद डाला वो इन्होंने ही डाला, फिर भी। प्रॉफिट, कहता है कि मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म रिटर्न टू शेयर ओनर्स वाइल बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम अपनी बाकी जिम्मेदारियों को भी दिमाग में, मालिकों के लिए भी कमाएंगे। कहते हैं जो शेयर ओनर्स हैं हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स, जो उनके लिए भी कमाएंगे, लेकिन हम बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, जैसे कस्टमर को फायदा देना, कि कस्टमर जितने की कोई 50 रुपए की अगर रेगुलर बोतल पी रहा है तो उसको 50 रुपए का फायदा भी नजर आए उसके अंदर। ये ना हो कि वो 50 रुपए की बोतल पिए और कह के इसका फायदा तो मुझे 20 रुपए का हुआ है, इसकी कीमत 20 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो कोका कोला है वो आपके साथ जुल्म कर, वो आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है वो आपके पैसे के बराबर है ही नहीं है। वो कहता है कि हम बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके आगे लफ्ज पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप बड़े पड़े, ये उस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनी का सिर्फ अपने मालिकों के लिए प्रॉफिट कमाना मतलब नहीं होता, उसमें वो बाकी स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखते हैं। जिस तरह आगे पढ़ेंगे हम, ये टॉपिक आएगा पूरे का पूरा। और प्रोडक्टिव, ये हाई इफेक्टिव लीन एंड फास्ट मूविंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आगे बढ़ती जा रही है, कहीं रुके ना, तो ऐसा हम बनना चाह रहे हैं। ये मेरे बच्चों उनका छोटा सा विजन है, तो इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे मिशन से।